जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, वो आप देख लेना जाके, अगर जिसने नहीं देखा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 सिटीजनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन पूछना था, क्या हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, है ना? क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो एक्टिव रहता है और हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता। इंडिया के पास क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछती हूँ, और जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आप बता दोगे कि इंडिया के पास कौन सी सिटीजनशिप है। तो ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आप मुझे बताना। ओके, इंडिया हैज़, पहले ही पता लग गया आपको, इंडिया हैज़ 2 काइंड्स ऑफ पीपल एज एनी अदर मॉडर्न स्टेट। इंडिया के पास, यानी जैसे सारे स्टेट्स के पास, अच्छा स्टेट हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? राज्यों की बात नहीं हो रही, इनकी बात नहीं हो रही। हम स्टेट बड़े लेवल पे जब बात कर रहे होते हैं, मतलब इंडिया जैसे बोलते हैं, तो हम जब बड़े लेवल पे कंट्री के बेसिस पे बात कर रहे होते हैं, तो स्टेट हम कंट्री को ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, नेशन को ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये आप जब सेंटेंस के थ्रू से आप अपना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो इंडिया हैज़ 2 काइंड्स ऑफ पीपल एज अदर मॉडर्न स्टेट्स। जितने भी अदर मॉडर्न स्टेट हैं, उनके पास दो तरीके के पीपल हैं, 2 तरीके के नागरिक हैं जो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पहले होते हैं सिटीजन्स एंड दूसरे होते हैं एलियंस। पहले कौन होते हैं? सिटीजन्स। दूसरे कौन होते हैं? एलियंस। तो सिटीजन्स कौन होते हैं? जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, जो वहाँ के सच में नागरिक होते हैं। एंड एलियंस मतलब नॉट एक्चुअल एलियंस। एलियंस मतलब जो बाहर से आए होते हैं, जो विदेश से आए होते हैं, यानी कि जो देश के रहने वाले नहीं होते। ठीक है, अब एलियंस में भी 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। एलियंस कैसे होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। अब एलियंस कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। सिमिलरली वो जो एलियंस हम बात कर रहे हैं, जो बाहर के देश से लोग आए हुए होते हैं, आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जैसे भी है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं, जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं आपके नेशन को, और कुछ एनिमी एलियंस होते हैं जो आपके नेशन को बहुत ही ज़्यादा बुरा और उनको बहुत ही गलत उनकी छवि, एक पिक्चर शो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल कौन सा यूज होता है यहाँ पे? 22। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि हम नागरिक हैं भारत के, तो हमें किस तरीके के राइट्स, प्रिविलेजेस, लाभ और फ़ायदा हमें मिल रहा है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, यहाँ पे कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन का हमारे पास राइट है कि हमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन फील हो रही है, तो हम जाके अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट पे। रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेस के, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 15, ये आप याद रखेंगे। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो, इधर इन आपके एग्जाम्स, वैकेंसीज, जॉब्स। ठीक है, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में ये बात की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। अच्छा, ये बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आर्टिकल, आप मुझे बताएंगे कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, और कब ये रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और अब किस में आता है। 4th वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी आपके पास। ठीक है, आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो लोगों को, उसके बारे में आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, और एजुकेशनल राइट्स भी है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, अब आता है 5th, राइट टू वोट भी है आपके पास। ये राइट हम काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भूल जाते हैं। राइट टू वोट, ये आपका सुप्रीम राइट है। ठीक है, राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास राइट टू वोट इन इलेक्शन, कौन से इलेक्शन में, इन विच इलेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके के इलेक्शन में हम लोग वोट कर सकते हैं, हम आम नागरिक। पहला है लोकसभा में,
ठीक है। दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, इसको ऐसे याद रख लो, LS एंड SLA। एक बार ये सीधा है, एक बार ये उल्टा है, और बाद में A ऐड हो गया, SLA और LS ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। मेंबरशिप की भी बात है कि आपके पास राइट है कि आप मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज। आप कुछ पब्लिक ऑफिसेज, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट क्राइटेरिया लिस्ट भी है। एलिजिबिलिटी वो आप देखेंगे, बट अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप जज बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, बशर्ते आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी एंड उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करना होगा। ऐसे घर बैठ के आप नहीं बन सकते हो जज। ठीक है। गवर्नर बन सकते हो आप, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हो। अगेन आप इतने एलिजिबल होने चाहिए कि आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, एलिजिबल हो। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम कि इंडिया एंड USA में क्या अंतर है। मतलब इंडिया में आप कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हो और USA में आप कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है, पहली बात तो मुझे सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे ये बताओ कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है और USA में कैसी गवर्नमेंट है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में हमारे पास, अच्छा मैं ऑप्शन देती हूँ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किसके पास है और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किसके पास है। ये आपके ऑप्शंस हो गए। अब दोनों को फिट कर दो कि कहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इंडिया सिटीजन्स बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहली चीज़, या तो आपका जन्म यहाँ हुआ हो भारत की भूमि पे, भारत की ज़मीन पर। दूसरी चीज़ एज वेल एज नेचुरलाइज यानी कि प्रोसेस, कि आपका जन्म बेशक बाहर हुआ है लेकिन आपने कुछ प्रोसेस फॉलो करके, जो भी यहाँ का प्रोसेस है कि आप किस तरीके से, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने वो प्रोसेस फॉलो करके 10 साल यहाँ रह के, ठीक है, आपने वो फॉलो करके प्रोसेस, और फिर आपने भारत की नागरिकता ले ली है। ठीक है, और अब आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिनको पता होगा तो वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अक्षय कुमार है ना, पहले उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी, लेकिन बाद में अभी रिसेंटली विद इन 1.5 ईयर में उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली है। ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो ये है, ओके। एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो या तो आपका जन्म यहाँ हुआ हो या फिर आपने नेचुरलाइज तरीके से, कोई घपलेबाजी नहीं, मतलब आपने पूरा प्रोसेस फॉलो करके आपने भारत की नागरिकता ली है, और देन आप एक नागरिक हो इंडिया के, और फिर आप प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, USA में क्या है, USA में ये है कि ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ। अगर आपका जन्म USA में नहीं हुआ तो आप प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ऋषि सुनक, हु इज ऋषि सुनक, इनका नाम बहुत सुना होगा। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे और आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकते हैं कि ये कहाँ के रह चुके हैं प्रेसिडेंट, एंड PM और प्रेसिडेंट क्या हैं ये आप मुझे बताएंगे, और कौन से देश के हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं सिंगल सिटीजनशिप पे। तो इतना तो क्लैरिफाई हो गया होगा अब तक, इतनी कहानी हमने पढ़ ली है कि इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है। जल्दी से बता दो, अगर नहीं पता कि सिंगल सिटीजनशिप है तो इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है कि सिंगल सिटीजनशिप यानी कि आप एक यूनियन हो, आपकी एक कंट्री है, आपका एक नेशन है, बस आप उस
नेशन के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपको सिर्फ उस कंट्री की सिटीजनशिप की ज़रूरत है। आप किसी भी कोने में रह रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है इंडिया को। बस आप भारत में रहते हो, दैट इज़ इनफ फॉर इंडिया कि ओके ठीक है आप इंडिया के सिटीजन हो। एज वेल एज यूएसए में, अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आपको डुअल सिटीजनशिप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप यूएसए में रहते हो एंड एज वेल एज आपको वहाँ के स्टेट सिटीजनशिप की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सिटीजन्स इन इंडिया वे एलिजिबल ओनली टू द यूनियन। मैंने बोला ना यूनियन, आप एक यूनियन में रह रहे हो, ठीक है। इधर आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, ईस्ट में रह रहे हो, वेस्ट में रह रहे हो, नॉर्थ में रह रहे हो, साउथ में रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यहाँ पे इंडिया मत घुसेड़ देना, इंडिया नहीं आना चाहिए यहाँ। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, और आपको ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। Citizens in USA is eligible to both and enjoy dual sets of right. Dual sets of right, like कि like देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकली सुनना, ठीक है। सो एग्जाम्पल है कि अगर दिल्ली है, दिल्ली में अगर जो यहाँ के सीएम है वो एक ऐसी स्कीम या फिर एक ऐसा राइट इंक्लूड कर दें कि जो भी दिल्ली का रेजिडेंशियल है, जो भी दिल्ली का रेजिडेंट है, उसको वो कनाडा भेज रहे हैं। फैमिली में से एक पर्सन को, हर फैमिली में से एक पर्सन को, ठीक है, वो जा सकता है, और वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको भेजना, ऐसा करके कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये क्या हो गया, ये भाई कंट्री में आप रह भी रहे हो, आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, और आप इस स्टेट के सिटीजनशिप का भी आप फ़ायदा उठा रहे हो। तो यूएसए में ऐसा होता है, ठीक है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में यूनियन एक है, उससे कोई मतलब नहीं है आप कौन से स्टेट में रह रहे हो, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, बट इंडिया में रह रहे हो, दैट इज़ इनफ फॉर सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडियन नेशन। Now, this general rule of absence of discrimination is subject to some exceptions. कुछ exceptions भी हैं, वो हम देखते हैं। The Parliament under Article 16 prescribe residence with the state or union territory as a condition for certain employment or appointments in the state or UTs. देखो कि अगर आप दिल्ली से हो और अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो वहाँ पे मांगते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप यूपी के रहने वाले हो या नहीं हो, ये जानना होता है मेन पर्पस, ठीक है। तो इस चीज़ में ये बोला गया है कि आर्टिकल 16 की स्टेट अपने रेजिडेंस, स्टेट या फिर यूटी हो गया, वो अपने रेजिडेंस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट्स को देखता है। According to Parliament enacted the Public Employment Requirements as to Residence Act 1957. ये एक्ट कब आया था? 1957 में आया था, ठीक है। Authorize the Government of India to prescribe residential qualification. अभी मैंने बताया ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं अगर आप वहाँ के रहने वाले नहीं हो तो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हो या नहीं हो ये जानने के लिए, ठीक है। और ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। नॉन गेजेटेड पोस्ट का कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। दिस एक्ट इज एक्सपायर्ड इन 1977, सॉरी 74, ठीक है। देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखो ये चीज़ जो थी ना कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता था कि बाहर के लोग नहीं आएंगे, वैसे तो आप जा सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जो स्टेट अपने एरिया के लोगों को फ़ायदे दे रहा है ना कि वहाँ पे इतना % आपको सीट्स के लिए रिजर्व है, ये है वो है, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप बाहर से आए हो, आप बाहर के स्टेट से आए हो, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया के लोगों को प्रोवाइड करा रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में ये चीज़ पहले थी 1974 से पहले, बट अभी ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा में। लेकिन अभी कहाँ पे है?
आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में अभी भी ये चीज़ है। अंडर आर्टिकल 15 prohibits discrimination against any citizens on ground of religion, race, caste, place of birth and not on the ground of residence। ठीक है, आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। This means that the state can provide special benefits or give preferences to its residents in matters that do not come within the purview of the rights given by the constitution to the Indian citizens। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि आपको देखो, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपनी रियल लाइफ या फिर रियल कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हो। जब आप फॉर्म भर रहे होते हो किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है, आप कहीं से भी हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप अपने राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, लेकिन अगर आप दिल्ली में तो चलो ऐसा नहीं है, ठीक है, दिल्ली में तो मेल फीमेल का भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप अभी हरियाणा का जो फॉर्म निकला था, अगर किसी ने वो भरा है PCS का, उसमें क्या था कि जो हरियाणा के रेजिडेंट्स है ना, हरियाणा के जो रेजिडेंट्स है, इधर वो फीमेल हो या बॉय हो, ठीक है, मेल हो, उनको 250 फीस देनी है। लेकिन अगर आप बाहर से हो, आप हरियाणा के से नहीं हो, आप कहीं भी बाहर से हो, किसी और स्टेट से हो, तो आपको 1000 रुपीज़ फीस भरनी है। ओनली फॉर द फॉर्म, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स, मतलब इसके कुछ प्रॉज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं कि तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, द स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेजिडेंट्स। अब सॉरी, स्टेट क्या करता है, जैसे कि पंजाब में अभी एक स्कीम आई है न्यूज़ में, मावातिया करके कोई स्कीम आई है, उसमें ऐसे करके कि 1000 रुपीज़ पर फीमेल ऑफ द फैमिली मिलेंगे, है ना, ऐसा है कुछ तो है ऐसा। तो ये देखो कंसेशन मिल रहा है भाई, मतलब चाहे वो फीस के लिए हो या वैसे हो, भत्ता आपको मिल रहा हो, तो स्टेट प्रोवाइड कराता रहता है इन सब सारी चीज़ों को। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, ये आपकी फ्रीडम है। आर्टिकल 19 में, सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, बट अगर आप ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। द राइट्स ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर, रिसाइड एंड सेटल, आप एंटर भी नहीं कर सकते हो ट्राइबल एरियाज में, इतनी प्रोटेक्शन होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, दे डू नॉट वांट यू, क्योंकि आप शहर से आए हो और आपको रहने का ढंग नहीं है, आप इन्वायरमेंट को ख़राब करते हो, आप पेड़ों को काटते हो, आप गंदगी फैलाते हो। मेरे हिसाब से तो ये सही बात है, क्योंकि हमें आज तक कभी रहने का सलीका ही नहीं मालूम हुआ। बिटर पर ट्रुथ है भाई, है ना। ओके, सो दिस इज डन टू प्रोटेक्शन के लिए हम ये करते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, बट आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्टिव कल्चर की वजह से, क्योंकि उनका कल्चर बहुत अलग है, उनका रहने का तरीका बहुत अलग है, जो कि हमें समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज कस्टम्स, लैंग्वेज भी उनकी बहुत अलग है, क्योंकि वो अलग ही रहना चाहते हैं, है ना। मैनर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशंस, उनका ट्रेडिशनल जो भी है, उनका रहने का तरीका, एंजॉय करने का तरीका, उनका कल्चर, एवरीथिंग। प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। प्रॉपर्टी है भाई, देखो अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में लोग आते हैं, वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो अपने आसपास के एरिया को बहुत ही पूजते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हमारा क्या है, हमें तो एक खाली ज़मीन का टुकड़ा मिला, हम वहाँ पे अपने फ़ायदे की बात सोचेंगे, हम सोचेंगे चलो ज़मीन खरीद के घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बहुत अच्छा ये ज़मीन मिल गई, चलो यहाँ पे एक दुकान डाल देते हैं, अच्छा ये ज़मीन मिल गई, चलो यहाँ पे कुछ खोल देते हैं, कुछ बढ़िया सा, है ना, मकान बना लेते हैं, किराए पर चढ़ा देंगे। ऐसा भी थॉट प्रोसेस है यार, ठीक है। लेकिन वो लोग एक्चुअली इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत मानते हैं, गॉड गॉडेस मानते हैं, तो और वो हार्म भी नहीं करते हमारी तरह। फोर्थ पॉइंट, टिल 2019 द लेजिस्लेचर ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was empowered to
जम्मू एंड कश्मीर के पास भी कुछ राइट्स थे 2019 से पहले, हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की हवा ही बदल गई। पहले पॉइंट, डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, आप वहाँ पे एज अ किराएदार नहीं रह सकते हो, ठीक है। कन्फर एनी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन सच परमानेंट रेजिडेंट एज रिस्पेक्ट। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ये भी था कि मतलब पता नहीं शायद अभी भी है, बट आप वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते हो, आप वहाँ पे लैंड ओनर नहीं बन सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अंडर, बट हाँ जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया में कहीं भी लैंड ओनर बन सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कर रहे हो। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट, सेटलमेंट इन द स्टेट, ठीक है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपको ये चीज़ें प्रिविलेजेस, आपके राइट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं छीनेगा, पर ऐसा नहीं है। सेटलमेंट इन द स्टेट, राइट टू स्कॉलरशिप वहाँ के लोगों को मिलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें थी। अब देखो, द अबव प्रोविजन वॉज बेस्ड ऑन आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A, ये हम याद रखेंगे। इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। 1954 में ये ऑर्डर डाला गया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए अगर आप रेजिडेंट हो जम्मू एंड कश्मीर के बिफोर 2019। कब से? 1954। आर्टिकल कौन सा लग रहा था? 35A, ठीक है। बट उसके बाद दिस ऑर्डर इज इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370, जो कि नल एंड वॉइड हो चुका है अब, ठीक है, 2019 के बाद से। New presidential order known as the constitutional application of to Jammu and Kashmir order 2019 superseded the earlier 1954 order, है ना। और इसके बाद क्या हुआ था? क्वेश्चन 3 कि जम्मू एंड कश्मीर 2009 एक्ट मतलब ऑर्डर के बाद जम्मू एंड कश्मीर किससे अलग हो गया? बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। यूटी बन गया सेपरेट, ठीक है। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म राइट्स। यूनिफॉर्म राइट्स मतलब इक्वल राइट्स, एक तरीके के राइट्स, ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप। चलो, अब इतना आज का हमने कवर कर लिया है। और आज आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडिया के पास कौन सी सिटीजनशिप है, वो आप मुझे आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप आंसर कर देंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी पूछा है वो भी मुझे आंसर करेंगे आप। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ट्रिनोरा और ऐसे वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, देखो यार, अगर समझ में आ रहा है ना तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि देखो, जितने लोग देखते हो उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, और अगर मेरे समझाने से तुम्हें समझ में आ रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, क्या पता किसी और को भी समझ में आ जाए, है ना। तो ये चीज़ है। और क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, एंड रिवाइज़ कर लेंगे जितना पिछले हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं पॉलिटी में, वो आप रिवाइज़ कर लेंगे, ओके। एंड एक चीज़ मैं और बोलने वाली थी, भूल गई, चलो कभी फिर बोलूँगी। ओके, या बाय।